Good morning to all of you. Yesterday we started a new chapter, that is internal trade, chapter number 9th of business studies. You should know one thing, that there are total 10 chapters in your 11th class curriculum, and this is chapter number 9. 7 chapters we have completed so far, only 3 chapters left, जिसमें अभी हमने पहले 9th लिया. क्यों 9th लिया सर? 8th क्यों नहीं लिया सर? बिकॉज कहीं ना कहीं बच्चे कहते हैं सर इसमें इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है, और जब ये दोनों चैप्टर्स आप रीड आउट कर लेंगे, देन ऑल्सो यू विल से सर इंटरनल ट्रेड बहुत इजी है, प्रैक्टिकल रिलेटेड भी है, 100% रियलिस्टिक है, ठीक है, और मजा भी आता है इसको पढ़ने में. इंटरनल ट्रेड मीन्स व्हाट? क्या होता है इंटरनल ट्रेड? मीन्स जहां आप एक ही जोग्राफिकल एरिया के अंदर अपना बिजनेस कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इंटरनल ट्रेड. और बिजनेस क्यों कर रहे हैं ये तो हमने कल भी डिस्कस किया था. हमें स्टार्टिंग से नंबर 1 डे से पता है कि सर अगर कोई एंटरप्राइज बिजनेस कर रही है तो क्यों कर रही है? टू अर्न प्रॉफिट्स, राइट. इंटरनल ट्रेड एक कंट्री के जोग्राफिकल एरिया के अंदर अंदर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं जहां आप गुड्स बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, राइट, विद इन अ स्पेसिफिक एरिया, वेदर यू सेल गुड्स और सर्विसेज, भले बाय करें भले सेल करें, राइट बच्चों, ठीक है. इंटरनल ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज होम ट्रेड और वी कैन से इनलैंड ट्रेड, राइट. इन दिस टाइप ऑफ ट्रेड एक सबसे अच्छी बात हमने कल क्या पढ़ी थी सर? जो करेंसी होता है पेमेंट का वो एक नेशनल करेंसी होता है, राइट. अगर आप अमेरिका के अंदर इंटरनल ट्रेड कर रहे हैं तो हर जगह डील किस में होगा बेटा? डॉलर्स में, ठीक है. उसको हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं. मना नहीं है कि आप एक्सटर्नल ट्रेड नहीं कर सकते, बट अभी हमारा पूरा इस चैप्टर पे फोकस किस चीज के ऊपर है? इंटरनल ट्रेड. एंड एज वी बिलोंग्स टू इंडिया तो हमें अपनी कंट्री के हिसाब से बात करनी है ना, कि अगर हम अपनी कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं, भले इंडिया में कहीं पे भी किसी भी लोकेशन पे, राइट, तो जो मोड ऑफ पेमेंट होगा वो रुपीज में होगा 100%, राइट बच्चों, ठीक है. एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी हमने कल डिस्कस किया था, लाइक इफ यू आर फ्रॉम इंडिया और अगर आपने अमेरिका में सेल किया गुड्स कर सकते हैं, बट वो इंटरनल ट्रेड नहीं होगा, बिकॉज इंटरनल ट्रेड तब होगा एप्लीकेबल जब आप विद इन इंडिया परचेज या सेल करते हैं. और इसके अंदर सबसे अच्छी बात, नो कस्टम ड्यूटी, नो इंपोर्ट ड्यूटी. इस टाइप के अलग से टैक्सेस नहीं लगते. ये कब लगते हैं? जब आप दूसरी कंट्री से गुड्स परचेज करते हैं, राइट. और इसका रीजन भी हमने लिखा है सर, हम अगर इंटरनल ट्रेड की बात करें तो गुड्स का प्रोडक्शन और कंजम्पशन सब कुछ विद इन अ कंट्री होता है, सबसे अच्छी बात, लेकिन जीएसटी एप्लीकेबल होगा, ठीक है बच्चों, एज पर दी नॉर्म्स. फिर हमने इसके फीचर्स पढ़े थे, ओनली 4 पॉइंट्स थे. नंबर 1, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज विद इन अ कंट्री. एक अच्छी बात, विद इन अ कंट्री आपको करना है जो भी करना है. पेमेंट होम करेंसी में होगा, बहुत ही कम फॉर्मेलिटीज करनी होती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते. एक ही जोग्राफिकल इंडिया एरिया के अंदर अगर आप हम बिजनेस कर रहे हैं, सिंपल है, नो मोर फॉर्मेलिटीज. और लास्ट, लोकल ट्रांसपोर्ट यूज होगा ऑफ कोर्स, ठीक है. आगे चलें बच्चों. टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड हमने कल स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने बात की थी दो टाइप के ट्रेड रहते हैं, होलसेल एंड रिटेल. और होलसेल ट्रेड मींस व्हाट सर? जहां हम गुड्स लार्ज क्वांटिटी में सेल करते हैं उसे हम होलसेल ट्रेड कहते हैं, और जो सेल करता है उसे हम होलसेलर कहते हैं. इट्स ऑल्सो ईजी, ये भी बहुत ईजी है सर, राइट. फिर हमने बात की थी होलसेलर क्या करेगा सर? जनरली गुड्स क्या करता है होलसेलर? मैन्युफैक्चरर से बल्क में परचेज करता है सर, और स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर को सेल कर देता है. और फिर ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर. और अभी हम बात कर रहे हैं बच्चों किसकी? होलसेलर की. किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स? होलसेलर. होलसेलर क्या करता है सर? मिडिल मैन के रूप में वर्क करता है, मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेज करता है और रिटेलर को सेल करता है, राइट. ये भी हमने कल पढ़ लिया था. आज इसके बाद हमें नया टॉपिक स्टार्ट करना है इसका, डे 2 होलसेल के अंदर, राइट. तो चलिए एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं. और टॉपिक भी क्या है, कुछ खास नहीं, हमें बस फीचर्स. आज हमें स्टार्ट करना है बच्चों फीचर्स ऑफ होलसेल ट्रेड. सो इन केस यू फाइंड एनी डाउट, प्लीज रेज योर हैंड फर्स्ट, राइट, एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट. ठीक है बच्चों, आज हमें सबसे पहले डे 2 में, किसके डे 2 में? इंटरनल ट्रेड के डे 2 में सबसे पहला जो डिस्कशन करना है वो किसके ऊपर करना है बच्चों? डे 2 के अंदर फीचर्स ऑफ इंटरनल ट्रेड, सॉरी फीचर्स ऑफ होलसेल ट्रेड, राइट. क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या कुछ भी पढ़ लो, ये बात आपको करनी है.
and it is maximum. होलसेलर की सबसे खास बात क्या है सर? एक्ट होलसेलर एक्ट करता है कैसे? एज अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। ये आपकी बुक्स में भी लिखा है, इसमें कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में मीडिएटर का वर्क करता है, लिंक क्रिएट करता है, क्योंकि अगर होलसेलर नहीं होगा तो आगे गुड्स पहुंचेगा कैसे रिटेलर तक, राइट? नेक्स्ट लाइन में लिखा है सेकंड पॉइंट, जो होलसेलर है ये डील करता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स में। इसमें भी कोई डाउट नहीं है सर। ऑफ कोर्स होलसेलर का काम ही क्या है? लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज करना, डील करना, परचेज करना और सेल करते समय स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि हम चाहते तो हैं कि बल्क में सेल भी कर दें, लेकिन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि रिटेलर तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग ही लेगा। अब आपके घर के आसपास का शॉपकीपर है, क्या ये बहुत सारा स्टॉक परचेज करेगा? नहीं करेगा सर, ऑब्वियसली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आइए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखा है, होलसेलर इज जनरली स्पेशलाइज इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। जनरली जो होलसेलर्स होते हैं ये स्पेशलाइज होते हैं किस चीज के अंदर? वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। सर ये क्या मतलब हुआ इसका? वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट? किसी एक पर्टिकुलर चीज में, जैसे कि एक स्टेशनरी का शॉपकीपर है और वो रजिस्टर पेन रखता है, तो वो फिर और सारे प्रोडक्ट्स नहीं रखेगा। जनरली वो बुक्स नहीं रखेगा, वो फिर क्या रखेगा? रजिस्टर, पेन, पेंसिल, इरेजर्स, इन सब चीजों का स्टॉक रखेगा। वो बुक्स का स्टॉक नहीं रखेगा। जनरली ऐसा ही होता है रियल लाइफ में भी, बट प्रैक्टिकल लाइफ में कई बार हम देखते हैं कि आजकल कंपटीशन इतना ज्यादा है कि होलसेलर भी सब वैरायटी रखने लगे हैं, बट जनरली इनका स्पेशलाइजेशन किसके ऊपर होता है? वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। आप मार्केट में जब जाएं बेटा, होलसेलर्स से कभी भी मिले तो प्लीज रिसर्च जरूर करना। आपको मैक्सिमम कंडीशन में एक ही कंडीशन दिखेगी, वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। ये सब चीजें मिक्स नहीं करते। वेराज आपके घर के पास की एक परचून की शॉप, सर वो पेन, पेंसिल, मिठाई छोड़िए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स, राइट? स्टेशनरी की शॉप देख लीजिए, इतने सारी वैरायटी आपको मिल जाएगी, क्योंकि वो रिटेलर है। उनको पता है कि हमारे घर के आसपास उस हमारी लोकेलिटी में जो भी कस्टमर आएगा वो कुछ भी आपसे डिमांड कर सकता है। लेकिन होलसेलर को पता है कि हम सब चीजों में अगर सारी चीजें रखने लग गए तो हम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे अच्छे से, राइट? तो स्टेशनरी वाला केवल स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स रखेगा, राइट? एज वेल एज आपकी बुक में लिखा है एग्जांपल फूड ग्रेन्स, ये केवल उसी के प्रोडक्ट्स रखेगा। ऑब्वियस सी बात है, इसमें कहीं डाउट ही नहीं है सर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट लिखा है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे? इनको लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वेस्ट करना पड़ता है। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज मेंटेन। बताइए क्यों? क्योंकि सर देखिए, अगर हम अनाज मंडी की भी बात करें तो जो अनाज मंडी है यहाँ पर, अगर कोई बिजनेसमैन है, क्या वो 100, 200, 300 केजी गेहूं रखेगा? जरा सोच के देखिए। नहीं सर, ये तो क्विंटल्स के क्विंटल्स रखेगा। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कोई भी रिटेलर अगर आएगा, किसी ने 500 किलो मांगा, किसी ने 400 केजी मांगा, किसी ने 2000 केजी मांगा, अपनी नीड के अकॉर्डिंग, तो अगर होलसेलर के पास इतना स्टॉक ही नहीं रहेगा तो वो प्रोवाइड कैसे करेगा? जरा प्रैक्टिकल सोचिए। होलसेलर को हमेशा लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल मेंटेन करनी पड़ती है, और अगर ये बात सही नहीं है तो फिर मार्केट में सारे दुकानदार होलसेलर ही बन जाएंगे। फिर डिफरेंस कैसे रहेगा बिटवीन होलसेलर एंड रिटेलर? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ होलसेल बिजनेस, इसमें कहीं पे भी डाउट नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, wholesalers generally wholesaler generally sell goods in small lots। गर्व आपको याद होगा अच्छे से, हमारे लॉट्स की बात कई बार चलती रहती है रिलेटेड टू शेयर्स। yes, लेकिन यहाँ पर शेयर्स की बात नहीं चल रही है, यहाँ पर बात चल रही है गुड्स की, राइट स्टूडेंट्स? तो जनरली जो ये होलसेलर होते हैं ये स्मॉल लॉट्स में गुड्स सेल करते हैं। किसको? रिटेलर को। एंड जनरली दे डू नॉट गेट सेल गुड्स टू द कस्टमर। हम जनरली कस्टमर को डायरेक्टली गुड्स सेल आउट नहीं करते। अब देखिए, फिर से मैं वर्ड अटैच कर रहा हूं, जनरली। अगर रियल लाइफ के हिसाब से बात करेंगे तो
तो इतना टिपिकल कंपटीशन हो चुका है कि आपको दिखेगा कि होलसेलर भी आज सिंगल प्रोडक्ट भी सेल कर देता है, राइट स्टूडेंट्स, ड्यू टू टिपिकल कंपटीशन। तो हम अपनी बुक को चेंज तो नहीं कर सकते, है ना बेटा। हम तो यहाँ पर एक रियलिस्टिक बात बताने की कोशिश कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट को कि होलसेलर जनरली क्या करता है, परचेज तो बल्क में करता है पॉइंट नंबर 2 के अकॉर्डिंग, लेकिन सेल स्मॉल स्मॉल लॉट्स में करता है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपकी बुक के अकॉर्डिंग, पॉइंट नंबर 6। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं सेम टाइम आपको याद हो जाए, ठीक है बच्चों। 6 पॉइंट, जनरली जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है ये भी काफी लेस रहता है होलसेलर्स के पास। मार्जिन ऑफ प्रॉफिट्स इज वेरी लेस। क्यों? क्योंकि देखिए ये बल्क में गुड्स सोल्ड कर रहे हैं। आपको एक एग्जांपल दूं, आइए चलिए, ऐसे नहीं बेटा, एग्जांपल देना चाहिए। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ये देखिए आपको नॉलेज भी दे रहा हूं, प्रैक्टिकल डिस्कशन कर रहे हैं हम बेटा। आप 2 मिनट आप जरा ध्यान से देखना। आपको मार्केट में कई बीकाजी के आउटलेट्स दिखेंगे, कई होलसेलर्स दिखेंगे, ठीक है। अगर और ये क्या करते हैं होलसेलर्स, ये होलसेलर्स क्या करते हैं बेटा, ये डायरेक्टली बीकाजी फैक्ट्री से चिप्स एंड ऑल परचेज करते हैं। किस में परचेज करते हैं बच्चों? किस में? बल्क में। और ये आगे मार्केट में क्या करते हैं, रिटेलर्स को सेल करते हैं। आपके घर के आसपास की शॉपकीपर्स जनरली कंपनीज नहीं जाएंगे, वो ये रिटेलर जनरली फैक्ट्री नहीं जाएगा। 1000 2000 500 पैकेट चिप्स के लेने हैं, उसके लिए वो फैक्ट्री नहीं जाएगा, फैक्ट्री उन्हें देगी भी नहीं। नहीं तो अगर फैक्ट्री उन्हें डायरेक्ट देगी तो होलसेलर कहेंगे हम बीच में नहीं आएंगे। भैया सीधी सी बात, एक चैन चल रहा है, उसको चलाना जरूरी है। फैक्ट्री को भी ये पता है, ऑनर को भी ये पता है, बीकाजी के ऑनर को। बीकाजी का ऑनर क्या करेगा, अपनी फैक्ट्री से गुड्स किसको देगा? होलसेलर्स को देगा। और होलसेलर्स किसको देंगे? रिटेलर को देंगे। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक जनरली चिप्स का पैकेट कितने का आता है? आपको भी पता है बेटा, चिप्स का एक पैकेट जनरली 10 रुपीज का, अगर हम नॉर्मल साइज की बात करें 10 रुपीज का, राइट। और अगर आप होलसेलर से जाकर परचेज करते हैं सपोज 10 पैकेट्स या 20 पैकेट्स, जैसे मैं जनरली भेलपुरी एंड ऑल जो उनके पैकेट्स आते हैं बेटा, जाता हूं 50 पैकेट्स के अराउंड परचेज किए, ठीक है, एट द रेट 10 ईच, एट द रेट 10 ईच। आप बता सकते हैं एनी गेसेस कि मुझे कितने का पड़ता होगा? एट द रेट, सॉरी मैंने गलत लिखा प्राइस, एट द रेट 10 ईच, द प्राइस इज 10, है ना। एनी आइडिया बेटा, एनी आइडिया ये पैकेट मुझे कितने का पड़ता होगा? 8.75 8.75, ठीक है। एनीबडी एल्स, एनीबडी एल्स? सर 750, मुझे इसका क्या प्राइस? 7.50। मैं इनडायरेक्टली बल्क में ले रहा हूँ, बिल्कुल सही है, मैं बल्क में ले रहा हूँ। मौसम भैया ये तो अलग ही ज्ञान दे रहा है, 7.5 रुपए बेटा हो सकता है। मैं इसका एक्चुअल प्राइस जो पे करता हूँ आपके सामने लिख रहा हूँ, ये फैक्ट है। हाउ मच? 8 रुपीज ईच। अच्छा, मेरे पास इसमें ये नहीं है कि मुझे बेनिफिट हो रहा है 2 रुपीज पर पैकेट तो ही मैं जा रहा हूँ। मेरी नीड के अकॉर्डिंग मैं बार बार मार्केट जाकर ये छोटे मोटे चिप्स एंड ऑल व्हाटएवर भेलपुरी एंड ऑल परचेज करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। सीधी सी बात, वो हर एक की नीड है कस्टमर की, कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। तो मैंने अराउंड 50 पैकेट परचेज कर ली। क्या रेट लगा? 8 रुपीज ईच। अब आप एक बात बताओ, ये जो होलसेलर है इसने कितना रुपए कमाया होगा? क्या लगता है? होलसेलर की बात करता है, रिटेलर का तो पता चल गया। एक मिनट रुकेगा, कोई कुछ मत बोलना। शिवेंद्र क्या आप बता सकते हो कि होलसेलर को, अगर ये होलसेलर रिटेल में मार्केट में गुड्स देता है, या रिटेलर, होलसेलर छोड़ो बेटा, शिवेंद्र मेरा क्वेश्चन है आपसे, रिटेलर की बात कर रहा हूं, अगर ये रिटेलर मार्केट में चिप्स सेल आउट करता है, क्या लगता है इसे पर पैकेट कितना रुपीस मिलेगा? यस शिवेंद्र, पर पैकेट बताओ भाई, कितने रुपीस बेटा? हाउ मच? 5 रुपीज मत बोलना बेटा। देखिए अगर मैं 8 रुपीज में लेके आया हूं, 10 रुपीज एमआरपी है। हाँ जी बच्चों, एनीबडी एल्स? क्या लगता है बताइए आप सब? एनीबडी? सर 2 रुपीज। सर अभी अभी आपने एक्सप्लेन किया 8 रुपीज का आपको पड़ता है, इट मींस मैं भी कस्टमर ही हूं भाई, और मैं होलसेलर से लेके आ रहा हूं डायरेक्टली। और रिटेलर अगर आपके घर के आसपास का शॉपकीपर आपको गुड्स बेचेगा ये चिप्स, तो 2 रुपीज, यानी रिटेलर ने पर पैकेट 2 रुपए तो कमाया ही कमाया है। हो सकता है उससे ज्यादा भी हो, 2 या 2.5 रुपए। लेकिन होलसेलर जिसने ये पैकेट 8 रुपीज पर पीस में दिया, जिसका एमआरपी कितना है? 10 रुपीज है। आप सोचिए, होलसेलर आपको 10 रुपीज का पैकेट 8 रुपीज में दे रहा है रिटेलर्स को, वो कितना कमाएगा? उसने कंपनी को कितना पे किया होगा?
बेटा मेरा एक्सपीरियंस कहता है ये 8 रुपीज का पैकेट उसे 6 to 7 के बीच में मिलेगा, ज्यादा नहीं, 6 to 7 के बीच में। आप देखिए ना, आप आराम से देखिए, इस चीज को समझिए। सबसे पहले फैक्ट्री की बात करते हैं, कंपनी की बात करते हैं, कंपनी की बात करते हैं, ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा कंपनी। जरा समझना इस चीज को, कंपनी ने 10 रुपीज का ये चिप्स का पैकेट बनाया, आप इसको समझना ध्यान से, ठीक है। चिप्स का पैकेट कितने रुपीस का, सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों, 10 रुपीज। सबसे पहले कंपनी का कॉस्ट कितना पड़ा होगा, 3 to 4 रुपीज मेरे हिसाब से, हो सकता है 2 to 3 रुपीज हो, मे बी 2 to 3 रुपीज हो, इसके बिटवीन बैठेगा, राइट। फिर कंपनी भी तो कुछ प्रॉफिट कमाएगी, कुछ प्रॉफिट कंपनी भी तो कमाएगी, मे बी 2 रुपीज पर पैकेट, मे बी 2 रुपीज पर पैकेट। फिर कौन कमाएगा, होलसेलर, होलसेलर भी कम से कम 1 रुपए, 1 to 2 रुपीज कमाएगा। होलसेलर का प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, होलसेलर का प्रॉफिट मार्जिन कम होता है बेटा, वेरी लेस। ये बल्क में परचेज करते हैं, बल्क में सेल करते हैं, ये कोई 2-4 पैकेट परचेज सेल नहीं करते। और लास्ट में आता है किसका नंबर, रिटेलर। रिटेलर थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा, 2 रुपीज, मे बी 2 to 2.50। मैं 2.50 से ज्यादा अग्री नहीं कर पाऊंगा बेटा, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि 2 या 2.5 रुपए, इतना ही ये कमा पाएंगे। ये देखिए क्लासिफिकेशन हुआ। इसी प्रकार इंडिया में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, यही क्लासिफिकेशन रहता है स्टूडेंट्स। आप जरा, आपको कॉमर्स के बच्चों को ये एनालिसिस करते रहना चाहिए कि यस हम सच में कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं। हर चीज में आप ये दिमाग लगा सकते हैं, हर चीज में, वेदर यू टॉक अबाउट अ लैपटॉप, सेम इसी टाइप से रहता है, डेफिनेटली प्रॉफिट मार्जिन डिस्ट्रीब्यूट होता है। कार्स की बात कीजिए, 4 व्हीलर्स, ठीक है, तो ये प्रॉफिट, ये 6.100% क्लियर है कि जो होलसेलर है इनका प्रॉफिट मार्जिन काफी कम रहता है। और 7th एंड लास्ट पॉइंट, जो ये होलसेलर्स होते हैं बच्चों, ये फर्स्ट इंटरमीडिएट के रूप में काम करते हैं। फर्स्ट इंटरमीडिएट, सर क्या मतलब, फर्स्ट इंटरमीडिएट मींस व्हाट, इन द डिस्ट्रीब्यूशन चेन, इन द डिस्ट्रीब्यूशन चेन। कई बार आप देखेंगे कि रिटेलर आगे अपने छोटे मोटे कोई अंडर में कोई और छोटा मोटा दुकानदार है तो उसको दे रहा है, यानी कि फर्स्ट इंटरमीडिएट जो फैक्ट्री से डायरेक्टली गुड्स परचेज कर रहे हैं, वो कौन होगा सबसे मेन, होलसेलर्स, राइट। क्लियर है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। अब आगे लिखा है नेक्स्ट हेडिंग आपकी बुक्स में, और वो है सर्विसेज, सर्विसेज ऑफ द होलसेलर्स। आखिर होलसेलर की क्या सर्विसेज होंगी होना चाहिए, तो चलिए आपकी बुक्स में तो काफी डिटेल में दे रखा है। नंबर 1, इसकी सर्विसेज आती है मैन्युफैक्चरर के लिए। ध्यान से देखना, हम बात कर रहे हैं, हमारे टॉपिक का नाम है सर्विसेज ऑफ द होलसेलर्स, और इसमें फर्स्ट कैटेगरी आ रही है सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर, सर्विस टू मैन्युफैक्चरर। और इसके अंदर क्या मतलब है इसका सर, कि a wholesaler provide many valuable services to the manufacturer as well as the retailer। बेटा जो होलसेलर है ये कई प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कुछ मैन्युफैक्चरर को भी करता है और कुछ रिटेलर को भी करता है, ये एज अ मीडिएटर के रूप में। अब ये मैन्युफैक्चरर को सबसे पहली क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, जरा देखिए, फैसिलिटेट। फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का मतलब होता है अपनी ओर आकर्षित करना। Facilitate large scale production, facilitate large scale production and economies of scale। इसको अब मैं इसका एक बार जो कंटेंट आपकी बुक का मैं रीड कर रहा हूँ, आप जरा इसको ध्यान से सुनना, मैं फिर एक्सप्लेन भी करूंगा। आपकी बुक में लिखा है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आप पढ़ने वाले। अभी आपकी बुक क्या कहती है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल रेफर्स टू द बेनिफिट्स ऑफ ऑपरेटिंग एट अ लार्ज स्केल। Wholesalers helps the manufacturer to avail the benefits of large scale operations as they buy goods in large quantity. They buy in bulk, which enables the manufacturers also to produce in bulk and avail benefits of large scale production। अब इस पॉइंट को आप समझना, एक होलसेलर, जो एक होलसेलर है ना बच्चों, ये क्या करेगा आपको पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
अब एग्जांपल लेते हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूं एशियन पेंट्स का। हाँ जी बच्चों, मैंने किसका एग्जांपल लिया है अभी? एशियन पेंट्स। नीरज आवाज आ रही है आपको? यस नीरज, मैं एक बार रैंडमली चेक भी कर लेता हूं। यस नीरज, यस। देखिए बच्चा बोल रहा ही नहीं है, हैंड रेस तो कर दो भाई। गर्व आवाज आ रही है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, थैंक यू। ओके, अब आप इस चीज को समझना ध्यान से। जो बीकानेर में डीलर्स हैं जो ये कलर्स वगैरह रखते हैं, एशियन पेंट्स या जो भी इस टाइप के पेंट्स, अब अगर पर्टिकुलर हम बात करें एशियन पेंट की, ये कितना इंपॉर्टेंट आउटलेट होगा जरा सोचिए। ये कंपनी को क्या इंफॉर्मेशन देगा, ये मार्केट में क्या करेगा, एक ऐसा माहौल क्रिएट करेगा, एक ऐसा एटमोस्फेयर क्रिएट करेगा कि एशियन पेंट से अच्छा कोई पेंट ही नहीं है। ये सारे डीलर्स मिलकर जो बीकानेर में या अलग अलग लोकेशंस पर हैं, ये मैन्युफैक्चरर को क्या इंफॉर्मेशन देंगे या मार्केट में क्या काम करेंगे कि भैया एशियन पेंट से अच्छा कोई पेंट नहीं है। अब इससे क्या होगा सर? इससे कंपनी जो फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन हो रहा है, जो कंपनीज है, डेफिनेटली वो फैसिलिटेट होगी, आकर्षित होगी, क्योंकि फैक्ट्री को जो मैन्युफैक्चरर है उसको भी तो पता है कि विदाउट होलसेलर हम मार्केट में काम ही नहीं कर सकते। आज अभी अभी मैंने ऊपर आपको बीकाजी का एग्जांपल लिया है। अगर आज फैक्ट्री आउटलेट ये जो होलसेलर्स हैं, अगर ये बीकाजी का प्रोडक्ट बेचेंगे ही नहीं तो बीकाजी बिकेगा कैसे? जरा सोचिए। क्या घर घर जाके बेचेगा बीकाजी? नहीं सर। होलसेलर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये मार्केट में ऑब्वियसली एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। ये कहीं ना कहीं कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे। कैसे अट्रैक्ट करेंगे? कि भैया पॉजिटिव एनवायरनमेंट, कि बीकाजी इज द बेस्ट प्रोडक्ट, बीकाजी से अच्छा कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। ठीक है, इससे क्या होगा? सेल इंक्रीज होगी, और सेल इंक्रीज होगी तो गुड्स परचेज किससे कौन करेगा? सर होलसेलर गुड्स परचेज करेंगे किससे? फैक्ट्री आउटलेट से, कंपनी से। सीधी सी बात है। तो कहीं ना कहीं होलसेलर की वजह से कंपनीज के अंदर लार्ज स्केल प्रोडक्शन क्या हो रहा है? फैसिलिटेट हो रहा है। आप जरा सोचिए, अगर कंपनीज को गुड्स बेचना है तो सबसे पहला सपोर्ट किसका चाहिए? सर होलसेलर्स का चाहिए। तो होलसेलर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। होलसेलर सबसे पहली सर्विस क्या देता है मैन्युफैक्चरर को? सर फैसिलिटेट करता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन, जिसके थ्रू गुड्स लार्ज में प्रोड्यूस होता है, लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस होता है। सिंपल सी बात है। सेकेंड पॉइंट, हेल्प्स इन, सेकेंड पॉइंट लिखा है बच्चों, इंटरेस्टिंग है, अगर आप ध्यान से 2 बार रीड कर लेंगे तीसरी बार की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी आपको। हेल्प्स इन मार्केटिंग फंक्शंस, हेल्प्स इन मार्केटिंग फंक्शंस। सर इसका क्या मतलब हुआ? आइए इसको भी रिसर्च कर लेते हैं। हेल्प्स इन मार्केटिंग फंक्शंस, देखते हैं आपकी बुक में क्या कंटेंट लिखा है। Wholesaler employ a sales force to reach retailers located in far corners of the country. The salesperson of wholesalers perform the task of persuading the retailers to display and sell goods at their retail outlets. मैं इसका भी आपको एग्जांपल देता हूं बेटा. Like one of my friend, he is working in Pfizer company, जिसके ये गीजर और इस टाइप के कई प्रोडक्ट्स आते हैं। अब ये क्या करते हैं बेटा, देखिए जो होलसेलर्स है ये क्या करेंगे, ऑफ कोर्स इनको भी तो गुड्स बेचना है। आप केवल लोकल लेवल पे बीकानेर लेवल की बात मत करना, आपको थोड़ा सा हाई लेवल का सोचना पड़ेगा। होलसेलर्स क्या करेंगे? अपने अंडर में एम्प्लॉयज रखेंगे। क्या रखेंगे अपने अंडर में? एम्प्लॉयज। और ये एम्प्लॉयज क्या काम करेंगे बच्चों? ये एम्प्लॉयज क्या काम करेंगे? मार्केट में रिटेलर से मिलेंगे। किससे मिलेंगे? रिटेलर से, जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स रखते हैं। अपने घर के आसपास की शॉप्स पे जाके देखना आप, आपको कई सारे ऐसे प्रोडक्ट दिखेंगे जो खुद खरीद के नहीं लाया है, रिटेलर। रिटेलर के पास कौन आया? सर होलसेलर के एम्प्लॉयज आए, और उसने एम्प्लॉयज ने, उन एम्प्लॉयज ने रिटेलर को कन्विंस किया कि सर ये एक्स प्रोडक्ट है, ये वाई प्रोडक्ट है और बहुत सुपीरियर प्रोडक्ट है। अगर आप ये हमसे बल्क में लेते हैं या कुछ ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो हम आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी प्रोवाइड कराएंगे। समझ रहे हैं? यानी कि होलसेलर क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं ये सर्विस किसको दे रहा है? किसको दे रहा है ये सर्विस? मैन्युफैक्चरर को, कि भैया आप चिंता मत करो, आप गुड्स बनाओ, बल्क में बेचने की जिम्मेदारी हमारी है। क्योंकि सबसे पहले हम क्या करेंगे? आपको अच्छा खासा ऑर्डर देंगे। ये कौन कह रहा है? होलसेलर। किसको दे रहा है ऑर्डर? मैन्युफैक्चरर। कौन को आकर्षित करा रहा है? भैया सिंपल बनाओ, तुम बनाओ, हम बेचेंगे।
और ये बेटा मार्केट में ऐसा हाइप क्रिएट होता है, आप जरा सोचिए, ये रियलिस्टिक बात मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मार्केट में ऐसा हाइप क्रिएट होता है, जो होलसेलर्स हैं या रिटेलर्स हैं, किसी एक प्रोडक्ट के पीछे पड़ गए ना, फिर वो कहते हैं कि भैया ये दी बेस्ट है, भले वो नहीं है। क्योंकि क्या होगा, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होने से प्रोडक्ट की सेल क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है, सिंपल। और होलसेलर सेकंड काम क्या करता है सर, मार्केटिंग फंक्शन भी करता है, अपने अंडर में एम्प्लॉयज रखता है, जो लोकेशन वाइज अलग अलग लोकेशन पे जाके रिटेलर्स को कन्विंस करते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं कि भैया ये XYZ प्रोडक्ट है, आप ये लेके देखिए, इससे बेस्ट प्रोडक्ट कोई नहीं है, हम आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी ऑफर करेंगे, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन भी प्रोवाइड करेंगे, खत्म। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस, चलिए सर इसको भी रीड आउट कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ये क्या कह रहे हैं भैया, द होलसेलर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रेफरेंसेस एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर्स टू द मैन्युफैक्चरर। यानी कि होलसेलर एक और इंपॉर्टेंट काम क्या कर रहा है बेटा, जरा सोचिए। सर एक्सपर्ट एडवाइस दे रहा है, किसको, मैन्युफैक्चरर को। ही आल्सो कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स, price of their product. Wholesalers makes suggestion about the types of quality of goods required by the consumers. Such information helps the produce to regulate production according to the changing requirement of the consumer. आप जरा सोच के देखिए, इसका दी बेस्ट एग्जांपल देता हूं, एक बार कंटेंट जरूर आपको पढ़ना पड़ेगा घर पे, अदरवाइज इतना इजी है, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं अभी के अभी, और ना समझ आया ना, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, मुझे बताना कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया। एक्सपर्ट एडवाइस का मतलब क्या है, देखिए मैन्युफैक्चरर को नहीं पता 100% कि कस्टमर की चॉइस क्या है। अरे कंपनीज हैं मुंबई, दिल्ली, गुजरात, अहमदाबाद, उनको क्या पता कि बीकानेर के लोगों को कैसा प्रोडक्ट चाहिए या अलग अलग लोकेशन में। तो ये जो होलसेलर्स हैं ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जरा सोचिए। सर होलसेलर मार्केट से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, मार्केट से क्या गैदर करते हैं, इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करते हैं बताइए, सर मैन्युफैक्चरर को, कि इस गुड्स में ये डिजाइन कीजिए। जैसे कि कहीं ना कहीं नीड क्रिएट हुई कि जो चिप्स का पैकेट 10 रुपीज का है, कुछ लोग मे बी इसे अफोर्ड ना कर पाए, मे बी, या हर घर में पहुंचाना है, पॉवर्टी भी तो है इंडिया में, तो नया चेंज क्या आया बताओ, नया चेंज क्या आया, हालांकि ये बहुत पुरानी बात है, नई बात नहीं कर रहा हूं, क्या 5 रुपए का पैकेट मिलता है, यस और नो, बीका जी का, यस और नो, जरा सोचिए, यस और नो, आप सबने देखा होगा, यस और नो बच्चों, आप अनम्यूट कर सकते हैं ना अपने आप को। 100% 5 रुपीज का पैकेट भी अवेलेबल होने लगा। और बताता हूं मैं आपको, एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, आपने कोक का एग्जांपल देखा होगा, कोक, कोक में चेंजेस आए, लोगों ने कहा कि भैया हमें तो कैन चाहिए, जिसका एक नया नाम आई थिंक माई कैन आया था, माई कैन बोलते हैं, वो अलग से कैन आता है जो आप ऊपर से ओपन करते हैं, राइट, माई कैन याद नहीं आ रहा। और एग्जांपल लूं, डाइट कोक, कि भैया कई लोगों को चाहिए डाइट कोक, ठीक है। आइसक्रीम की बात करें तो क्या चेंजेस है आइसक्रीम में, बताइए बताइए, एनीबॉडी एल्स, एनीवन, एनीवन, शुगर फ्री। यार ये एक बात बताओ, एक सेकंड में बच्चों ने बता दिया शुगर फ्री, ये क्या कंपनी को डायरेक्टली पता चला क्या, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट मुंबई, दिल्ली, गुजरात, पता नहीं कहां इंडिया की अलग अलग लोकेशंस पर है, लेकिन सर होलसेलर्स ने मार्केट से इंफॉर्मेशन कैप्चर की, मार्केट में रिसर्च किया कि क्या आखिर हमारा कस्टमर चाहता है, और ये काम कौन कर रहा है, सबसे मेन होलसेलर कर रहा है सर, और उसी के थ्रू आपको पता चला शुगर फ्री आइसक्रीम आ गई। बताइए जरा सोचिए, आइसक्रीम भी शुगर फ्री, वाह वंडरफुल, कि भाई आइसक्रीम खाओ, फैट बढ़ेगा, कोई टेंशन नहीं है, बट शुगर इंक्रीज नहीं होगी, क्या बात है। ये सब कौन कर रहा है, होलसेलर्स कर रहे हैं। 3 पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, एक्सपर्ट एडवाइस। नंबर 4, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है स्टोरेज, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है बच्चों स्टोरेज। स्टोरेज क्या कहता है, जल्दी से सुनिए, होलसेलर प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स बाय बाइंग द गुड्स इन बल्क, they relieve the manufacturer from maintaining the stock of goods. Wholesaler take the complete responsibility of storage of goods and bear the risk of theft or spoilage. यानी कि होलसेलर्स कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं बच्चों, जरा सोच के देखिए। सर होलसेलर्स बल्क में गुड्स परचेज करते हैं, बल्क में, आप जरा सोचिए, अमूल के बीकानेर में आई थिंक डीआरएम ऑफिस के सामने आपको दिखेगा, अब आई थिंक चेंज हो गया क्योंकि वहां पे जावा कंपनी का कोई नया वो बाइक का कुछ शोरूम ओपन हुआ है। अदरवाइज अमूल का आप वहीं पर शोरूम अगर देखते हैं, पीछे उनके पास कोल्ड स्टोर भी है बेटा, जहां पर वो क्या करते हैं,
गुड्स स्टोर करके रखते हैं बल्क में, आइसक्रीम्स एंड ऑल जो भी अमूल की है, जरा सोचिए ये बल्क में गुड्स परचेज करते हैं और इससे कंपनी को फैक्ट्री में क्या बेनिफिट है सर, उन्हें टेंशन ही नहीं है, गुड्स प्रोड्यूस किया और डायरेक्टली इंडिया में अलग अलग लोकेशंस पर होलसेलर्स को प्रोवाइड कर दिया, फिनिश, खत्म। तो ये भी एक सुकून है जो कौन दे रहा है, होलसेलर, किसको दे रहा है, मैन्युफैक्चरर को। नेक्स्ट, फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस, सर इसका क्या मीनिंग हुआ, आइए ये भी रीड आउट कर लेते हैं जल्दी से। सर, wholesaler provide financial support to the manufacturer by buying the goods for cash. Sometimes they pay in advance while placing order. Therefore, manufacturers have to invest minimum capital in their business. कितनी अच्छी बात है बेटा, कितना सुकून मिला, किसको सुकून मिला, मैन्युफैक्चरर को। मैन्युफैक्चरर को ज्यादा कैपिटल मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो मोर कैपिटल रिक्वायर्ड, ठीक है ना, मतलब नो मोर कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स। क्यों? क्योंकि इन्हें बहुत ही इजीली जल्दी टाइम पर पेमेंट या एडवांस पेमेंट किससे मिल जाता है, होलसेलर से। किससे मिल जाता है बच्चों, होलसेलर्स। होलसेलर्स क्या करते हैं, जनरली बल्क में गुड्स परचेज करते हैं और टाइमली एडवांस या ऑन टाइम पेमेंट भी कर देते हैं। तो इससे क्या बेनिफिट होगा सर, जो मैन्युफैक्चरर है इसको फंड्स की टेंशन ही नहीं होगी। टेंशन किसको होगी, होलसेलर्स को। तो होलसेलर कितना अच्छा काम कर रहा है मैन्युफैक्चरर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, 6 पॉइंट, बियरिंग रिस्क, बियरिंग रिस्क, ये पॉइंट भी अच्छा है सर। क्या करता है होलसेलर, जरा पढ़ते हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं। द होलसेलर डील इन गुड्स इन देयर ओन नेम, take delivery of the goods and keep the goods in large lots in their warehouses. In this process, they bear variety of risks such as the risk of falling prices, theft, spoilage, fire. आप जरा सोचिए होलसेलर कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है बच्चों। बल्क में गुड्स परचेज कर लेते हैं, दे बाय गुड्स इन बल्क, बल्क में गुड्स परचेज किया, जबकि कितनी सारी टेंशन हो सकती है, जरा सोचिए। अगर मार्केट में क्राइसिस आ गए, प्राइसेस डाउन आ गए, लॉस किसको होगा, ऑफ कोर्स होलसेलर को होगा क्योंकि गुड्स परचेज कर लिया, सीधी सी बात। और थेफ्ट हो सकता है, आग लग सकती है, स्पॉइलेज हो सकता है, कई सारे मिस्टेक्स, कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन फिर भी होलसेलर क्या कर रहे हैं, रिस्क बियर कर रहे हैं। ठीक है जी, अलग अलग टाइप के हर एक के लिए प्रोफाइल है बेटा। रिटेलर का अपना अलग रोल प्ले होता है लाइफ में, होलसेलर का अपना अलग रोल प्ले होता है, सिंपल सी बात। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, point number 7, and that is facilitate production, facilitate production continuously, facilitate production continuously, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ सर, जरा सोचिए। सर लिखा है इस बुक में आपकी, द होलसेलर फैसिलिटेट कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन एक्टिवली थ्रू आउट द ईयर बाय परचेजिंग द गुड्स एज एंड व्हेन they are produced and storing them till the time these are demanded by the retailer or customers in the market. सर अगर होलसेलर नहीं होंगे ना, अब मान लीजिए आप होलसेलर का वर्क कर रहे हैं और आप फैक्ट्री को कह रहे हैं, कंपनी को, कि नहीं भैया अभी हमें गुड्स नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करते। जनरली होलसेलर क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली गुड्स परचेज करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली गुड्स क्या करते रहते हैं, परचेज करते रहते हैं। इससे क्या होता है बेटा, सुकून मिलेगा फैक्ट्री को कि गुड्स बनाओ, कोई टेंशन नहीं। भले मार्केट में गुड्स की डिमांड सप्लाई कम ज्यादा हो, लेकिन होलसेलर्स ये काम करते हैं, कितनी अच्छी बात है। अब रियलिस्टिक लाइफ की बात करें, आपको छोटे मोटे चेंजेस दिखेंगे डेफिनेटली, बिकॉज ऑफ टिपिकल कंपटीशन होलसेलर भी एक एक कदम देख कर चलता है, सीधी सी बात, राइट। कंटिन्यूअसली गुड्स प्रोड्यूस करती रहती है कंपनी, क्यों, क्योंकि जो होलसेलर है वो हमसे परचेज करते रहते हैं। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन आ रहा है, सेकंड, होलसेलर रिटेलर्स को क्या क्या सर्विसेज देते हैं, सर्विसेज टू रिटेलर्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ना, होलसेलर एज अ मीडिएटर के रूप में वर्क कर रहा है, मिडिल मैन के रूप में वर्क कर रहा है। अब ये रिटेलर को क्या क्या सर्विस देता है, पॉइंट नंबर 1 जल्दी से रीड आउट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। अब आप बताइए इसमें कहां प्रॉब्लम है, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स मींस व्हाट, जब भी रिटेलर होलसेलर के पास जाएगा गुड्स परचेज करने के लिए, तुरंत होलसेलर उसे प्रोवाइड कर देगा, कितनी अच्छी बात। जरा सोचिए, अगर आज होलसेलर ना हो तो रिटेलर कैसे गुड्स परचेज करेगा, क्या डायरेक्टली कंपनी के पास जाए, मुंबई जाएगा, क्या दिल्ली जाएगा गुड्स परचेज करने। अगर आप रिटेलर हैं, आप क्या करेंगे सर, आप अपने लोकेलिटी के किससे मिलेंगे,
होलसेलर से मिलेंगे डेफिनेटली, उनसे गुड्स परचेज करेंगे, सिंपल। क्योंकि होलसेलर आपको नंबर वन अच्छी फैसिलिटी क्या प्रोवाइड कर रहा है, अच्छी सर्विस क्या प्रोवाइड कर रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स जब चाहिए ऑन द स्पॉट। ये किसका बेनिफिट और मतलब किसका इसमें रोल प्ले हो रहा है, मेन होलसेलर का। होल ऑफ कोर्स जो मेन मैन्युफैक्चरर है उसका है। अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा है ये चल रहा है कि आखिर एक होलसेलर रिटेलर को क्या क्या सर्विस देता है। नंबर वन, ग्रांट ऑफ क्रेडिट, पॉइंट के अंदर ही समझ में आ रहा है ग्रांट ऑफ क्रेडिट। सर क्रेडिट पर सेल भी करता है होलसेलर, क्योंकि रिटेलर आपके घर के आसपास का एक छोटा सा दुकानदार अगर 10,000 का गुड्स परचेज कर लिया, अब तुरंत पेमेंट कैसे देगा बेचारा, क्योंकि वो तो जब गुड्स सेल करेगा मार्केट में, आपके एरिया में, लोकेलिटी में, रिटेलर के रूप में, तब धीरे धीरे कस्टमर को गुड्स सोल्ड करेगा, धीरे धीरे कैश आएगा। तो होलसेलर्स समटाइम्स प्रोवाइड गुड फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट आल्सो, राइट। नेक्स्ट थर्ड नंबर पॉइंट ये लिखा है बच्चों, रिस्क शेयरिंग। ये एक अच्छा पॉइंट लग रहा है तो इसे हमें रीड आउट भी करना चाहिए। रिस्क शेयरिंग क्या है इसके अंदर, होलसेलर बियर्स द रिस्क ऑफ चेंज इन डिमांड, risk of damage in transit, risk of theft or spoilage in warehouse, etc. Retailers are relieved from all such risks as wholesaler bear these risks for retailer. Retailer is saved from the risk associated with transport or storage of goods. आप जरा सोचिए, एक होलसेलर क्या कर रहा है, एक होलसेलर ने रिटेलर को गुड्स प्रोवाइड किया। अब मेरी ट्रांसपोर्ट के थ्रू या जैसा भी ट्रांसपोर्ट उसने यूज किया, अगर रास्ते में कुछ भी इश्यूज हो जाते हैं तो होलसेलर कह रहा है डोंट वरी, हम टेंशन हमारी, आप तक हम अच्छे से गुड्स पहुंचा देंगे, उसके बाद आप मार्केट में सेल करो। यानी कि इसमें भी रिस्क कौन बियर कर रहा है, मेन होलसेलर। इससे ज्यादा बेटा होलसेलर और क्या करे। तो देयर आर 3 to 4 more पॉइंट्स जो मैं लिखकर आपको